नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत और खून, पार्ट 6। लगभग 1 मील दूर। मैं तो इतना पैदल नहीं चल सकती। मजबूरी है डार्लिंग, त्यागराजन खुशामद भरे स्वर में बोला। पैदल तो चलना ही पड़ेगा, वरना हम घर कैसे पहुंचेंगे? मेन रोड से बस मिल जाएगी? लक्ष्मी संदिग्ध स्वर में बोली। मिल जाएगी, और संभव है हमें वहां से कोई कार वाला ही लिफ्ट दे दे। मेन रोड से शहर कितनी दूर है? 20 मील। ओ माय गॉड! त्यागराजन कार को लॉक करने लगा। आओ। कार के सब दरवाजे मजबूती से बंद करने के बाद वह बोला। उसने लक्ष्मी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लक्ष्मी ने उसका हाथ थामने का उपक्रम नहीं किया। वह तेज कदमों से त्यागराजन से आगे आगे चल पड़ी। एक पालतू कुत्ते की तरह त्यागराजन उसके पीछे हो लिया। अंधेरा हो गया था। त्यागराजन के मन में एक अनजाना भय घर किए जा रहा था। वह मन ही मन खुदा को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि वे सुरक्षित घर पहुंच जाएं। लक्ष्मी ने अपनी सैंडल उतारकर हाथ में ले ली थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। एकाएक वह ठिठक गई। क्या हुआ? त्यागराजन सशंक स्वर में बोला। लक्ष्मी ने दाईं ओर की झाड़ियों की ओर संकेत कर दिया। त्यागराजन ने देखा, झाड़ियों से परे एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। यह स्टेशन वैगन यहाँ क्या कर रही है? त्यागराजन बोला। आसपास कोई होगा, लक्ष्मी बोली। आवाज लगाओ। त्यागराजन कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर गला फाड़कर चिल्लाया। कोई है? अरे कोई है? त्यागराजन की आवाज दूर गुफा में लेटे जयशंकर के कानों में पड़ी। वह घबरा गया। यहाँ कौन आ पहुंचा? वह अपने बिस्तर पर से सरका और गुफा के मुंह पर आ गया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन वह जानता था कि उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह रिवॉल्वर का घोड़ा दबा पाता। उसके दिल में दर्द हो रहा था और उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। कोई है? त्यागराजन फिर चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं मिला। आसपास कोई नहीं है, वह बोला। जरा देखो, स्टेशन वैगन स्टार्ट होती है? लक्ष्मी बोली। क्या? त्यागराजन सकपकाकर बोला। स्टेशन वैगन को देखो, स्टार्ट होती है या नहीं? लक्ष्मी तीव्र स्वर में बोली। लेकिन किस लिए? क्या अक्ल है तुम्हारी, ताकि हम इस पर घर पहुंच सकें? लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुम मुझे कार चुराने की राय दे रही हो? अरे बाबा, कार चुरा कौन रहा है? तुम इसे केवल 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करने वाले हो और फिर इसे वापस यहीं ले आने वाले हो। लेकिन पहले देखो तो सही कि यह स्टार्ट होती भी है या नहीं। त्यागराजन हिचकिचाता हुआ स्टेशन वैगन के समीप पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। वह ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल्समैन था और कंपनी की ओर से उसे एक ऐसी मास्टर की मिली हुई थी जो कार के हर प्रकार के ताले में लग सकती थी। उसने वह चाबी स्टेशन वैगन के स्टीयरिंग व्हील की ओर के द्वार में लगाई। द्वार फौरन खुल गया। झिझकता हुआ वह ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने वही चाबी इग्निशन में लगाई। इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, लक्ष्मी बोली। त्यागराजन कार से बाहर निकल आया। बाहर क्यों निकल आए? लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी, कार का मालिक आसपास ही कहीं होगा। वह थोड़ी देर इंतजार कर लो उसका। लक्ष्मी कार के हुड पर चढ़कर बैठ गई। त्यागराजन कार की साइड के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। आधा घंटा गुजर गया, कोई नहीं आया। लक्ष्मी बोर होती हुई बोली। इतनी देर में तो तुम मुझे घर छोड़कर और पहिए में पंचर लगवाकर यहाँ वापस भी आ जाते। गुफा के दहाने पर लेटा जयशंकर उनकी बातें सुन रहा था और अंगारों पर लौट रहा था। स्टेशन वैगन में 70 लाख रुपए के नोटों से भरी पेटी रखी थी। वे लोग स्टेशन वैगन को वहां से ले जाने की फिराक में थे और वह कुछ कर नहीं सकता था। त्यागराजन उसे गुफा के दहाने से दिखाई दे रहा था। उसने चाहा कि वह उसे शूट कर दे, लेकिन वह अपना हाथ ऊंचा उठाने में भी सफल न हो सका। अरे भाई, कोई है? त्यागराजन एक बार फिर गला फाड़कर चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं मिला। त्यागराजन फिर स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने हाथ बढ़ाकर दूसरी ओर का दरवाजा खोल दिया। लक्ष्मी उसकी बगल में आ बैठी। त्यागराजन ने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने कार को आगे बढ़ाया। त्यागराजन स्टेशन वैगन को अपनी फोर्ड के समीप ले आया। वह स्टेशन वैगन से बाहर निकला। उसने अपनी जेब से एक बॉल पॉइंट पेन और एक बड़ा सा कागज निकाला। कागज पर उसने लिखा, मेरी कार पंचर हो गई है, मैं आपकी कार ले जा रहा हूँ।
मैं 1-1.5 घंटे में वापस लौट आऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरा पता यह है। एन त्यागराजन, 32 कॉलेज रोड, मद्रास। त्यागराजन ने वह कागज अपनी कार के विंड स्क्रीन वाइपर में फंसा दिया। अब कम से कम उस पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता था। उसने अपनी कार में से वह टोकरी जिसमें पिकनिक का सामान था और स्टेपनी निकाली। दोनों चीजें लेकर वह स्टेशन वेगन के समीप पहुंचा। अपनी मास्टर की लगाकर उसने स्टेशन वेगन का पिछला द्वार खोला। पीछे एक बहुत बड़ी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसने पेटी को हिलाकर देखा। वह बहुत भारी थी। उत्सुकतावश त्यागराजन ने पेटी खोलकर भीतर झांकना चाहा, लेकिन तभी लक्ष्मी ने उसे आवाज दे दी। जल्दी करो ना, लक्ष्मी झुंझलाई स्वर में कह रही थी। त्यागराजन ने जल्दी से उस भारी पेटी को एक और सरकाया और फिर उसकी बगल में टोकरी और स्टेपनी रख दी। उसने दरवाजा बंद किया और उसमें ताला लगा दिया। वह वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने स्टेशन वेगन को आगे बढ़ा दिया। शीघ्र ही वे नगर की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर पहुंच गए। अब कार को झटके लगने बंद हो गए थे। लक्ष्मी ने फिर ट्रांजिस्टर ऑन कर लिया। 3-4 स्टेशनों पर सुई घुमाने के बाद उसने लोकल स्टेशन लगा लिया। ट्रांजिस्टर में से अनाउंसर की आवाज आने लगी। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल के कथनानुसार स्टेडियम से लूटा गया 70 लाख रुपया डाकू का एक आदमी एक नीले रंग के स्टेशन वेगन में लेकर भागा है। उस स्टेशन वेगन का नंबर है MJL4477। नगर की जनता से निवेदन है कि अगर वे इस नंबर की नीले रंग की स्टेशन वेगन कहीं देखें तो फौरन पुलिस को सूचित करें। त्यागराजन ने इतनी जोर से स्टेशन वेगन को ब्रेक लगाई कि ट्रांजिस्टर लक्ष्मी की गोद से उछलकर नीचे जा गिरा। पागल हो गए हो क्या? लक्ष्मी झल्लाकर बोली। त्यागराजन ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसने स्टेशन वेगन सड़क के किनारे रोक दी। लक्ष्मी ने ट्रांजिस्टर उठा लिया। संयोगवश वह टूटा नहीं था। उसने उसका स्विच बंद किया, फिर गुस्से से भरी हुई त्यागराजन की ओर घूमी, लेकिन त्यागराजन के चेहरे के भाव देखकर एकदम चुप हो गई। त्यागराजन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ? लक्ष्मी आशंकित स्वर में बोली। तुमने अभी सुना रेडियो पर क्या कहा गया था? त्यागराजन धीरे से बोला। हाँ, सुना था। अनाउंसर स्टेडियम में पड़े डाके के बारे में बता रहा था। उसने नीले रंग के स्टेशन वेगन के बारे में बताया था। हाँ, फिर? हम उसी स्टेशन वेगन में बैठे हैं। क्या? और पीछे जो लकड़ी की बड़ी सी भारी पेटी पड़ी है उसमें जरूर लूट का माल है। लक्ष्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। कई क्षण उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। वह हक्की पक्की सी अपने पति का मुंह देखती रही। फिर कई क्षण बाद जब लक्ष्मी बोली तो वह बेहद शांत थी। तुमने पेटी खोलकर देखी थी? नहीं, त्यागराजन धीमे स्वर में बोला। सीधे घर चलो, लक्ष्मी निर्णयात्मक स्वर में बोली। लेकिन यह वह स्टेशन वेगन नहीं है जिसका जिक्र अनाउंसर ने किया था। अनाउंसर ने स्टेशन वेगन का नंबर MJL4477 बताया था, लेकिन इसका नंबर MJR7744 है। लेकिन यह नीले रंग की है और इसमें जो पेटी मौजूद है उसमें स्टेडियम से लूटे 70 लाख रुपए होने की संभावना है। मूर्खों जैसी बात मत करो। क्या कंपनी ने नीले रंग की केवल एक ही स्टेशन वैगन बनाई थी? और इस पेटी में कुछ भी हो सकता है। इसमें जरूर नोट है। यह बहुत भारी है। तुम सीधे घर चलो। हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। पहले घर चलो। अगर पेटी में नोट हुए तो फिर हम पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे। पिछली रात के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में आया था कि डकैती के बारे में किसी प्रकार की सूचना पुलिस को देने वाले को 10,000 रुपया इनाम मिलने वाला था। हम तरीके से पुलिस को सूचना देंगे तो हम कम से कम 10,000 रुपये का इनाम हासिल करने के हकदार तो हो जाएंगे। लेकिन अब यह लेकिन वेकिन छोड़ो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। लक्ष्मी, मैं कहता हूँ हम किसी बखेड़े में फंस सकते हैं। कुछ नहीं होता, तुम घर चलो। बड़ी अनिच्छा से त्यागराजन ने स्टेशन वेगन को फिर सड़क पर डाल दिया। लक्ष्मी की आंखें लालच से चमक रही थी। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। अगर उस स्टेशन वेगन में 70 लाख रुपए की विपुल धनराशि मौजूद थी तो उसका इरादा उसे पुलिस को सौंपने का कतई नहीं था। दिमाग पर चिंता का बोझ लिए त्यागराजन गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी मद्रास नगर के निकट पहुंचने लगी। आगे ट्रैफिक स्लो हो गया है। स्टेशन वेगन से आगे कई गाड़ियां थी। त्यागराजन ने खिड़की में से सिर निकालकर बाहर झांका और फिर उसका मुंह सूख गया। आगे पुलिस ने सड़क ब्लॉक की हुई है। त्यागराजन घबराए स्वर में बोला।
पुलिस गाड़ियां चेक कर रही है। लक्ष्मी ने भी अपनी साइड से सिर निकालकर बाहर झांका। घबराओ नहीं, वह बोली। पुलिस केवल मद्रास से बाहर जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रही है, मद्रास प्रविष्ट होने वाली गाड़ियों को नहीं। लक्ष्मी, हमें यहीं पुलिस वालों को इस स्टेशन वैगन के बारे में बताना चाहिए, त्यागराजन विनीत स्वर में बोला। अगर पुलिस वाले तुम्हें टोके तो बता देना, लेकिन डार्लिंग, लक्ष्मी अपने स्वर में शहद घोलती हुई बोली, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? त्यागराजन ने उल्लुओं की तरह पलके झपकाते हुए अपनी बीवी की ओर देखा और फिर बोला, बहुत। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। और लक्ष्मी ने अपना दायां हाथ त्यागराजन की जांघ पर रखकर दबाया। त्यागराजन के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसी क्षण पीछे से किसी ने हॉर्न दिया। त्यागराजन ने स्टेशन वैगन आगे बढ़ा दी। चेक पोस्ट पर केवल मद्रास से बाहर जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा था। त्यागराजन को किसी पुलिस वाले ने नहीं टोका। चेक पोस्ट पर कम से कम 1 दर्जन पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें रोका नहीं। दोपहर के करीब एक आदमी झिझकता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपना नाम कृष्णा कुट्टी बताया और कहा कि वह स्टेडियम में पड़े डाके के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानता है। उसे फौरन पुलिस सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल के सामने पेश किया गया। कृष्णा कुट्टी ने बताया कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है। पिछली रात 12 बजे के करीब थम्बी स्ट्रीट के करीब से 2 आदमी उसकी टैक्सी पर सवार हुए थे और सूर्य नारायण रोड पर उतरे थे। उनमें से एक दुबला पतला खूबसूरत चश्माधारी उत्तर भारतीय युवक था और दूसरा घटे हुए शरीर वाला ठिगरे से कद का काला भुजंग मद्रासी था। आज की सुबह के दीना थांती में कृष्णा कुट्टी ने स्टेडियम लूटने वाले डाकुओं का हुलिया पड़ा था और वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि कल उसकी टैक्सी में सवार होने वाले दोनों आदमी जरूर स्टेडियम लूटने वालों में से थे। सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल के कान खड़े हो गए। उसने कृष्णा कुट्टी की पीठ थपथपाई और उसकी कर्तव्य प्राणता और सिविक सेंस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उससे पूछा गया कि क्या उसने देखा था कि वे दोनों सूर्य नारायण रोड पर कहाँ गए थे। नहीं, उत्तर मिला। वह तो उन्हें सड़क पर खड़ा छोड़कर वहां से वापस लौट आया था। कृष्णा कुट्टी को वहां से विदा कर दिया गया। तत्काल हेड कांस्टेबल राघवाचारी को बुलाया गया। राघवाचारी एक लंबा चौड़ा थुलथुल शरीर वाला मद्रासी था। उसके रिटायर होने में केवल 1 साल रह गया था और वह एक बेहद डरपोक और कमजोर आदमी था। जब उसे यह आदेश मिला कि वह अपने साथ 2 सशस्त्र सिपाहियों को ले जाए और सूर्य नारायण रोड पर स्थित एक एक बंगले को चेक करे, क्योंकि वहां पर बैंक के डाकुओं के छुपे होने की संभावना थी, तो उसने पहले अपने आदेश देने वालों को और फिर अपनी तकदीर को हजार हजार गालियां दी। आदेश क्योंकि सीधा सुपरिटेंडेंट से मिला था, इसलिए बहाना बनाकर भी जान छुड़ा पाने की भी कोई संभावना नहीं थी। मरता क्या न करता के अंदाज से उसने काम आरंभ किया। उसने जो 2 सिपाही चुने, उनमें से एक नायर नाम का मलयाली था और दूसरा पोनप्पा नाम का मद्रासी था। दोनों नौजवान थे, पुलिस में ताजे भर्ती हुए थे और बड़े हिम्मती थे। कायर और कामचोर हेड कांस्टेबल राघवाचारी ने उन्हें इसलिए चुना था कि अगर कोई मुसीबत आ जाती तो वह उन्हें उसमें झोंक कर स्वयं बच सकता। ऑटोमेटिक राइफलों से लैस होकर वे तीनों एक जीप पर सवार हो गए। राघवाचारी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वे सूर्य नारायण रोड की ओर रवाना हो गए। सूर्य नारायण रोड पर कम से कम 50 बंगले थे। उनको तरतीब और जिम्मेदारी से चेक करना बड़ा मेहनत और सब्र का काम था। सूर्य नारायण रोड के दहाने पर बंगलों की पहली कतार के सामने राघवाचारी ने जीप रोक दी। तुम दोनों बारी बारी हर बंगले में जाओ, राघवाचारी अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, और वहां के रहने वालों को चेक करो। अगर वे पुराने रहने वाले हैं तो ठीक है, और अगर वे नए हैं तो मुझे बताना, फिर मैं संभाल लूंगा। यानी कि बंगलों में आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? नायर बोला। कोई ज़रूरत नहीं, राघवाचारी लापरवाही का प्रदर्शन करता हुआ बोला। मैं सड़क से तुम लोगों को कवर करके रखूंगा। अगर कोई आदमी को शरारत करेगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। और उसने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से अपनी राइफल थपथपाई। पोनप्पा जानता था कि हेड कांस्टेबल साहब की खतरे के समीप फटकने के ख्याल से ही ऐसी तैसी हुई जा रही थी। फिर भी वह बोला, साहब आप भी हमारे साथ चलते तो अच्छा था। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, राघवाचारी गरज कर बोला। अच्छा साहब, पोनप्पा बोला। पोनप्पा और नायर अपनी राइफलें संभाले सावधानी से आगे बढ़े। यूं दोपहर के 2 बज गए और तब तक वे दोनों केवल 8 ही बंगले चेक कर पाए। उस दौरान राघवाचारी केवल इतना करता रहा
कि वे दोनों जिस बंगले में प्रविष्ट होते थे वह उसके सामने जीप लाकर खड़ी कर देता था और स्टीयरिंग थपथपाता हुआ उन लोगों के बंगले से निकलने की प्रतीक्षा करने लगता था। साहब, अगले बंगले की ओर बढ़ने से पहले पोनप्पा राघवाचारी से बोला, अगर आप जीप में बैठे रहने के स्थान पर साथ चलें तो काम जल्दी निपटेगा। मुझे तरीके मत सिखाओ, राघवाचारी गुर्राया। जैसे मैंने कहा है वैसे काम करते जाओ। पोनप्पा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नायर ने उसे पकड़कर अगले बंगले की ओर खींच लिया। चेकिंग फिर शुरू हो गई। अनजाने में ही पोनप्पा और नायर जयशंकर के बंगले के समीप होते जा रहे थे। उसी क्षण राजा राव बंगले से बाहर निकला। उसने पुलिस की जीप देखी, 2 सशस्त्र पुलिसमैनों को बंगले में पूछताछ करते देखा और वह उल्टे पांव वापस बंगले में घुस गया। वापस क्यों आ गए? वीरप्पा उसे लौटता देखकर बोला। पुलिस, राजा राव बोला, पुलिस बंगलों को चेक कर रही है। वे लोग यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। वीरप्पा ने सशंक नेत्रों से विमल की ओर देखा। विमल एकदम चुप था। वे कितनी दूर हैं? वीरप्पा ने पूछा। सिर्फ 4 या 5 बंगले परे हैं वे, राजा राव बोला। राजा राव, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो तुम लोग जरूर फंस जाओगे। पुलिस वाले तुम दोनों का हुलिया जानते हैं, मेरा नहीं। तुम दोनों जाकर ऊपर बरसाती में छुप जाओ, मैं पुलिस वालों को संभाल लूँगा। मेरे लिए उन्हें टालना आसान होगा। मैं उन्हें कह दूंगा कि यह बंगला मेरा है। वीरप्पा ने फिर विमल की ओर देखा। विमल ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। दोनों अपने अपने स्थान से उठे और चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर बरसाती में जा छिपे। राजा राव खिड़की के पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने रेडियो ऑन कर दिया। वह पुलिस वालों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। पोनप्पा और नायर उस बंगले के समीप आकर रुके। बंगले में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी, केवल भीतर से रेडियो बजने की आवाज आ रही थी। राघवाचारी ने जीप लाकर उनके समीप खड़ी कर दी। पोनप्पा ने बंगले की ओर कदम बढ़ाने का उपक्रम नहीं किया। नायर भी ठिठका खड़ा रहा। क्या बात है? राघवाचारी घुड़क कर बोला। आगे क्यों नहीं बढ़ते? हेड कांस्टेबल साहब, पोनप्पा दृढ़ स्वर में बोला, मैं थक गया हूँ। अब आप जीप में से निकलकर आगे बढ़िए और मैं जीप में टांगे पसार कर बैठता हूँ। क्या बक रहे हो? मैं यह बक रहा हूँ कि अफसरी बहुत हो चुकी। अब या तो जीप में से निकलकर जरा अपने हाथ पांव हिलाओ, वरना मैं सुपरिटेंडेंट साहब से आपकी शिकायत कर दूंगा। क्या शिकायत करोगे तुम? मैं सुपरिटेंडेंट साहब से कहूँगा कि आप सारा दिन जीप में बैठे खर्राटे भरते रहे और हम दोनों बंगलों की खाक छानते रहे। मैं खर्राटे नहीं भर रहा हूँ, मैं यहाँ से तुम दोनों को कवर कर रहा हूँ। ऐसी की तैसी ऐसी कवरिंग की। असल में तुम जीप में से इसलिए नहीं निकलते हो क्योंकि ऐसे बंगले में घुसने के ख्याल से ही तुम्हारा दम निकला जा रहा है कि कहीं डाकू जिस बंगले में तुम घुसो उसी में न छुपे हों और कहीं तुम्हारा थुल थुल शरीर उनकी गोलियों का शिकार न हो जाए। तमीज से बात करो पोनप्पा, राघवचारी गरजा। पोनप्पा ने एक बार नफरत भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और फिर निगाहें फिरा ली। नायर, राघवाचारी बोला, इसको समझाओ कि यह मेरे आदेश का पालन करे, वरना मैं इस पर चार्जशीट लगवा दूंगा। आपको हमारे साथ चलने में क्या एतराज है? नायर बोला। ऑल राइट, राघवाचारी जीप का इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला। तुम दोनों जीप में बैठो, मैं अभी तुम दोनों को सुपर साहब के सामने पेश करूंगा। और चेकिंग अधूरी छोड़ दोगे? नायर बोला। अभी तो बहुत बंगले बाकी हैं। राघवाचारी हिचकिचाया। उसे सारे बंगले चेक करके लौटने का आदेश मिला था। मुझे कोई एतराज नहीं है, पोनप्पा विशेले स्वर में बोला। तुम मुझे चाहे सुपर साहब के सामने खड़ा करो, चाहे आईजी के सामने, मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन मोटे, जब सुपर साहब को यह मालूम होगा कि तुम चेकिंग अधूरी छोड़कर वापस लौट आए हो, तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और मुमकिन वह है कि जिस बंगले के सामने हम खड़े हैं, डाकू उसी में छुपे हों। तुम हमें वापस सुपर साहब के पास लेकर गए और उतने समय में डाकू यहाँ से भाग निकले तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राघवाचारी का दम खुश्क हो गया। अंगारों पर लेटता वह जीप से बाहर निकल आया। ठीक है, वह दांत पीस कर बोला, मैं भुगत लूंगा तुम्हें। भुगत लेना, लेकिन पहले हाथ पांव हिलाओ। चलो, पहले तुम चलो। ऊपर से बहादुरी दिखाता हुआ लेकिन मन ही मन बेहद डरता हुआ राघवाचारी आगे बढ़ा। वह बंगले का फाटक ठेलकर कंपाउंड में प्रविष्ट हो गया। पोनप्पा और नायर राइफलें संभाले उसके पीछे चले। तुम दोनों आगे चलो। रास्ते में राघवाचारी फिर बोला, मैं तुम्हें कवर करके रखूंगा।
नहीं साहब, पोनप्पा व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। आप आगे बढ़िए, हम आपको कवर करके रखेंगे। तुम्हारे ख्याल से डाकू इस बंगले में हो सकते हैं? खुद ही पता लगाओ। पसीना पसीना होता हुआ राघवाचारी आगे बढ़ा। वे बंगले के समीप पहुंच गए। मैं पिछवाड़े में जाता हूँ, पोनप्पा बोला। राघवाचारी ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। पोनप्पा बंगले की साइड से घूमकर दृष्टि से ओझल हो गया। देखो नायर, पोनप्पा के गायब होते ही राघवाचारी बोला। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम जवान हो, इसलिए मुझसे ज़्यादा फुर्तीले हो। बाय गॉड, मैं तुम्हें कवर करके रखूँगा। सॉरी बॉस, खुद ही आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करके रखूँगा। शायद आज जो बहादुरी तुम दिखाओ उसकी वजह से तुम्हें कोई मेडल ही मिल जाए। तुम पछताओगे। कोई बात नहीं, पछता लूँगा। राघवाचारी अपने समेत सारे जहान की गालियाँ देता हुआ बरामदे में आ गया। उसने कॉल बेल बजाई। राजा राव ने द्वार खोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राघवाचारी और नायर पर नजर पड़ते ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह घबरा गया हो। उसके चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। क्या बात हो गई है? राजा राव घबराहट का प्रदर्शन करता हुआ बोला। यह बंगला आपका है? राघवाचारी ने पूछा। हाँ। क्यों, आप यहाँ अकेले रहते हैं? आजकल अकेला हूँ, मेरे बीवी बच्चे बंगलोर गए हुए हैं। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, राघवाचारी छुटकारे की सांस लेता हुआ बोला। हम इस इलाके में नए रहने वालों को चेक कर रहे हैं। थैंक यू। और वह वापस जाने के लिए मुड़ा। नायर राजा राव को घूर रहा था। उसे वह आदमी देखा हुआ मालूम हो रहा था, लेकिन उसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। साहब, नायर बोला, आप यहाँ अकेले रहते हैं और यह बंगला बहुत बड़ा है। अगर कोई आदमी चुपचाप भीतर घुसकर कहीं छुप जाए तो आपको तो खबर भी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? राजा राव मुस्कुराकर बोला। अगर हम एक सरसरी निगाह इमारत के भीतर फिरा लें तो आपको कोई ऐतराज है? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? राजा राव मन ही मन डरता हुआ बोला। उसी क्षण पिछवाड़े से पोनप्पा भी वहां आ गया। अरे छोड़ो, राघवाचारी उतावले स्वर में बोला। चलो यहाँ से, सब ठीक है यहाँ। और वह घूमकर बाहर की ओर बढ़ चला। उसी क्षण नायर को याद आ गया कि उसने अपने सामने खड़े आदमी को कहाँ देखा था। वह आदमी माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस में क्लर्क था। टेलीग्राफ ऑफिस में नायर कई बार तार करवाने जाता था और उसने राजा राव को वहां देखा था। भला टेलीग्राफ ऑफिस का एक मामूली क्लर्क इतने शानदार बंगले का स्वामी कैसे हो सकता था? नायर के कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसे विश्वास हो गया कि वह सही ठिकाने पर पहुंच गया था। तब तक राघवाचारी बंगले के फाटक पर पहुंच चुका था। पोनप्पा, जो बड़ी गौर से नायर को देख रहा था, समझ गया कि कोई गड़बड़ थी। दोनों की निगाहें मिली। नायर ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर बंगले में प्रविष्ट हो गया। राइफल पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अरे, क्या कर रहे हो वहां? किसी ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। पोनप्पा अपनी राइफल संभाले नायर के पीछे बढ़ा। तुम वहीं ठहरो, नायर तीव्र स्वर में बोला, और मुझे कवर करके रखो। पोनप्पा ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। वह सतर्कता की प्रतिमूर्ति बना द्वार के समीप खड़ा रहा। नायर ड्राइंग रूम में पहुंचा। सबसे पहले उसकी निगाह ड्राइंग रूम की मेज पर पड़ी ऐश ट्रे पर पड़ी। वह सिगरेट के टुकड़ों से ऊपर तक भरी हुई थी। क्या एक आदमी ने इतने सिगरेट पिए थे? राजा राव पोनप्पा से थोड़ी दूर द्वार पर खड़ा रहा। नायर किचन में पहुंचा। किचन में 3 जूठी प्लेटें, 3 जूठी कटोरियां, 3 जूठे गिलास और 3 जूठे चम्मच पड़े थे। नायर के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। बड़ी सावधानी से वह सारे बंगले में फिर गया। कोई दूसरा आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह वापस ड्राइंग रूम में आ गया। उसने सिर उठाकर बरसाती की ओर देखा। अगर वे लोग बंगले में कहीं थे तो बरसाती में थे। वह राजा राव के पास पहुंचा। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? नायर कर्कश स्वर में बोला। राजा राव सकपका गया। अभी थोड़ी देर पहले तक वह पुलिस वाला उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहा था और अब एकाएक उसके स्वर में कर्कशता आ गई थी। वह समझ गया कि उसे किसी प्रकार विमल और वीरप्पा की सूंघ लग गई थी। राजा राव प्रत्यक्षता शांति से बोला। तुम माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करते हो? राजा राव के चेहरे का रंग उड़ गया। और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। राजा राव के मुंह से बोल नहीं फूटा। ऊपर बरसाती में कौन कौन है? क्या कह रहे हो? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यह बंगला तुम्हारा नहीं है।
टेलीग्राफ ऑफिस का कोई मामूली क्लर्क इतने बड़े बंगले का मालिक नहीं हो सकता। यह बंगला स्टेडियम लूटने वाले डाकुओं में से किसी का है और इस वक्त वे लोग ऊपर बरसाती में छुपे हुए हैं। पता नहीं तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? राजा राव हकलाकर बोला। पोनप्पा, नायर बोला, फौरन चारी को बुलाकर लाओ। पोनप्पा भागकर बरामदे में पहुंचा। उसने आवाज देकर गेट पर खड़े राघवाचारी को वापस आने के लिए कहा। राघवाचारी दोनों को कोसता हुआ वापस आ गया। पोनप्पा फिर ड्राइंग रूम में आ गया। राघवाचारी भी वहां पहुंचा। वे लोग बरसाती में छुपे हुए हैं, नायर बोला। तुम इस आदमी को हिरासत में ले लो। राघवाचारी के मुंह से सिसकारी निकल गई। उसने कांपते हाथों से अपनी राइफल सीधी की और उसे राजा राव की ओर तान दिया। अपने हाथ ऊपर उठा लो और बाहर चलो, राघवाचारी अपने स्वर को भरसक संतुलित करता हुआ बोला। राजा राव ने तत्काल हाथ सिर से ऊपर उठाए और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर बढ़ा। बरसाती में छुपे विमल और वीरप्पा नीचे हो रही सारी बातें सुन रहे थे। वीरप्पा बड़ी तीव्रता से यह अनुभव कर रहा था कि उसकी वजह से राजा राव फंसा जा रहा था। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। वह बरसाती में से सरक कर सीढ़ियों पर आ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर सीधी की और राघवाचारी को उसका निशाना बनाकर धीरे से ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज से सारा बंगला गूंज गया। राघवाचारी के मुंह से एक चीख निकली। उसके हाथ से राइफल निकलकर फर्श पर गिर गई। उसकी यूनिफॉर्म के सामने के हिस्से में एक लाल धब्बा उभरा और तेजी से वृत्ताकार में फैलने लगा और फिर उसका भारी शरीर कटे वृक्ष की तरह फर्श पर आ गिरा। पोनप्पा ने अपनी राइफल छत की ओर तानी और एक के बाद एक फायर करने आरंभ कर दिए। राइफल की कई गोलियां वीरप्पा के शरीर में धंस गई। वह सीढ़ियों की रेलिंग पर उलट गया। बड़ी कठिनाई से उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और पुनप्पा की ओर फायर झोंक दिया। गोली पुनप्पा के कंधे में लगी। राइफल उसके हाथ से निकल गई और वह मुंह के बल फर्श पर गिर गया। नायर ने अपनी राइफल से फायर किया। गोली वीरप्पा की छाती में लगी। वह रेलिंग पर से उलटकर पके फल की तरह नीचे राघवाचारी के ऊपर आकर गिरा। नायर ने पोजीशन ले ली और ऊपर बरसाती में फायर करने लगा। विमल रिवॉल्वर हाथ में लिए बरसाती में छुपा हुआ था। अभी तक उसने एक भी फायर नहीं किया था। बाहर निकल आओ हरामजादो, नायर गरजा, वरना भून कर रख दूंगा। नायर समझ रहा था कि उधर दो आदमी थे। उसे नहीं मालूम था कि अब्राहम मर चुका है। उस दौरान नायर का ध्यान राजा राव की ओर से एकदम हट गया था। जहां राजा राव खड़ा था उसके समीप ही वह मेज थी जिस पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी शीशे की भारी एशट्रे पड़ी थी। राजा राव ने एशट्रे उठा ली और फिर उसे पूरी शक्ति से नायर की ओर फेंक मारा। भारी एशट्रे भड़ाक से आकर नायर की कनपट्टी से टकराई। उसके हाथ से राइफल गिर गई और वह फर्श पर लौट गया। राजा राव ने देखा रास्ता साफ था। वह वीरप्पा और राघवाचारी के निर्शेष शरीरों को फांदता हुआ बंगले से बाहर भाग निकला। एकाएक बंगले में मौत का सन्नाटा छा गया। 2 बजे करीब एक और आदमी झिझकता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह भी एक टैक्सी ड्राइवर निकला जो कि पुलिस को अपनी एक ऐसी सवारी के बारे में बताना चाहता था जिसका रिश्ता पिछली रात की स्टेडियम की डकैती से हो सकता था। उसे फौरन सुप्रिंटेंडेंट राजा गोपाल के पास ले जाया गया। वह एक झप्पेदार बालों वाला क्रिश्चियन था। टैक्सी ड्राइवर ने बताया, जो स्टेडियम के पास से मेरी टैक्सी में बैठा था उसको मैं सूर्य नारायण रोड छोड़ने गया था। उसके बाद मैं अपने घर लौट गया था। आज दोपहर को ही मैंने टैक्सी दोबारा वापस निकाली थी। तभी मैंने देखा था कि टैक्सी की पिछली सीट सारी की सारी खून से तर थी। तब मुझे अपनी कल की आखिरी सवारी याद आई थी। तब मुझे यह बात भी बड़ी अजीब लगी थी कि वह सवारी जिस साइकिल पर सवार थी उसने उसे यूं लावारिस सड़क पर फेंक दिया था। फिर आज के अखबार में मैंने डकैतों का हुलिया पढ़ा तो उसमें से एक का हुलिया मुझे अपनी कल की सवारी से मिलता जुलता लगा। मैं फौरन यहाँ आ गया साहब। तुमने बहुत अच्छा किया, राजा गोपाल बोला। उस सवारी को तुम सूर्य नारायण रोड पर छोड़कर आए थे? जी हाँ। सूर्य नारायण रोड पर कहाँ? एक बंगले के सामने। कौन से बंगले के सामने? नंबर तो मैंने देखा नहीं था साहब। उस बंगले को दोबारा ढूंढ सकते हो? बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ साहब। पक्की बात? हाँ साहब। शाबाश। तुम्हारी वो सवारी तुम्हारी आंखों के सामने उस बंगले में दाखिल हुई थी? कंपाउंड में दाखिल हुई थी साहब। फिर मैंने उसे मेन डोर पर जाकर ताले की चाबी लगाने की कोशिश करते भी देखा था। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया था। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलो चलकर वो बंगला दिखाओ। विमल हाथ में रिवॉल्वर लिए बरसाती से बाहर निकला और सावधानी से सीढ़ियां उतरता नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। वह तेजी से बंगले के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। विमल, उसके कानों में वीरप्पा का क्षीण स्वर पड़ा। विमल ने घूमकर देखा। वीरप्पा अध खुले नेत्रों से उसकी ओर देख रहा था। वह आधी दर्जन गोलियों का शिकार हुआ था। वह इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा था, लेकिन फिर भी जिंदा था। विमल घुटनों के बल उसके ऊपर झुक गया। क्या कहना चाहते हो वीरप्पा? वह धीरे से बोला। विमल, वीरप्पा बड़ी कठिनाई से बोल पा रहा था। मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक एक बात कहकर मरना चाहता हूँ। बोलो वीरप्पा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाबलीपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर 17वें मील के पत्थर के पास बाईं ओर एक कच्ची सड़क है, मूर्ति है। उस पर आधा मील आगे एक घनी झाड़ियों का झुंड है। उसके पास एक गुफा है जिसमें जयशंकर छुपा हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? विमल हैरानी से बोला। सुनते जाओ। जयशंकर का इरादा किसी को एक नया पैसा देने का नहीं था। उसने पहले से ही सबको धोखा देने का इरादा किया हुआ था, लेकिन मुझे उसने 30 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि हाय, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। वह अपनी एम्बेसडर कार को वहाँ छुपी छोड़ आया था और उसे वहाँ से वापस 20 मील शहर लाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी। मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर वापस लाया था। यानी कि सारी दौलत के साथ जयशंकर वहाँ उस गुफा में छुपा हुआ है। हाँ, और वो वहाँ से 1 महीने से पहले नहीं निकलेगा। विमल, मेरी प्रार्थना है कि तुम उस नीच आदमी को से सारी दौलत अकेले मत हड़पने देना। वीरप्पा चुप हो गया। उसके मुंह से खून की एक पतली सी लकीर फूट निकली और वह बड़ी कठिनाई से फिर बोला, मुझे माफ़ करना, मैंने यह बात तुमसे और बाकी साथियों से छुपा कर रखी। तुमने अभी अपने स्कूटर का जिक्र किया था। विमल बोला। वह कहाँ है? गैरेज में। वीरप्पा बोला। मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई, तुम अब जयशंकर को मत छोड़ना। तुम। वीरप्पा की आंखें उलट गई। विमल ने जल्दी से वीरप्पा की जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में जितने रुपए मौजूद थे वे सब विमल ने अपनी पतलून की पिछली जेब में खोस दिए। फिर वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी दृष्टि वीरप्पा पर डाली और फिर बंगले से बाहर निकल गया। उसने गैरेज में से स्कूटर निकाला और उस पर सवार होकर तेजी से बंगले से बाहर निकल गया। वह जल्दी से जल्दी सूर्यनारायण रोड से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहता था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।